नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हम नाश्ता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के घर पर। पंचायत के एक पंच से सीधा मुख्यमंत्री तक का सफर 4 दशक लग गए तो आसान तो नहीं रहा होगा। इसी पर बात करते हैं और पूछते हैं कि विष्णुदेव साय जी, कैसा रहा ये 4 दशकों का सफर आपके लिए? कितना मुश्किल, कितना आसान, और नाश्ते पर क्या खाते हैं आज भी? देखिए, 1974 की बात है, जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था तो पिताजी का निधन हो गया। उनका साया हमारे सर से उठ गया और परिवार में 4 भाइयों में सबसे बड़े हम ही थे। तो हमारे पास पढ़ाई लिखाई भी करना था, खेती बाड़ी भी करना था, परिवार को भी संभालना था। तो जो बचपन का एक होता है, बचपना, ये सब करने का अवसर हमको मिला ही नहीं। 10 साल से ही हम अपनी पढ़ाई भी किए, खेती बाड़ी भी देखे और परिवार, माता जी, दादी माँ, सबको हम संभाले। और हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम राजनीति में आएंगे और इस मुकाम पर पहुँचेंगे। हम तो ये सोचते थे कि बड़े भाई हैं, खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी करेंगे और तीनों भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छे नौकरी में डालेंगे, यही सोचे थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई पूरी करके जब हम घर में बैठे तो उसी साल पंचायत का चुनाव था। तो गांव वाले हमको बोले कि आप पंच बन जाओ, अब तो घर ही में रहना है, खेती बाड़ी करना है, पंच बन जाओ। तो हमने हामी भरी और पंच बन गया। 5 साल पंच रहा। निर्विवाद जीते थे आप? नहीं, वो सरपंच निर्विरोध था। पंच में फाइट हुआ था, लेकिन हम जीते थे। और क्योंकि पंचायत में सबसे पढ़े लिखे यंग हम ही थे और पूरा सरपंच की जिम्मेदारी हम ही निभाए थे, तो गांव वालों ने कहा अगले पंचायत चुनाव में कि आप अगर सरपंच बनोगे तो निर्विरोध बना देंगे। तो हमने कहा कि जब हमको आप निर्विरोध बनाएंगे तो सारे वार्ड के पंचों को भी निर्विरोध बनाइए। तो उस समय 13 वार्ड होते थे पंचायत के। तो हमने कहा कि सब एक एक वार्ड में बैठ जाइए और एक एक को पंच चुन दीजिए, उसी को फार्म भरा देंगे, सारा निर्विरोध हो जाएगा तो एक आदर्श पंचायत भी कहलाएगा। तो 13 में से 12 वार्ड निर्विरोध हो गया। 13वां वार्ड जो जनरल वार्ड था उसमें फाइट हो गई, लेकिन हमारा प्रत्याशी उसमें जीता और 6 महीना ही हम निर्विरोध सरपंच के रूप में काम किए थे। और फिर विधानसभा का चुनाव आ गया और जिस क्षेत्र से हम विधायक थे वहाँ एक दूसरे का टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन उनका विरोध हुआ और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो 3 बार राज्यसभा के सांसद, 2 बार लोकसभा के सांसद और हमारे जसपुर के राज परिवार से थे और अटल जी की सरकार में MOS भी थे, तो वही मतलब टिकट भी दिलाते थे और जिताते भी थे। तो बाद में उनका विरोध हुआ, फिर उनने कार्यकर्ताओं से नाम मांगा तो 4 नाम दिए वो लोग। तो 4 नाम में मेरा नाम फाइनल हो गया और मेरा फाइनल हो गया तो देखिए उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, 320 विधानसभा की सीट थी, लेकिन तबकरा विधानसभा क्षेत्र जिसमें से हम प्रत्याशी बनाए गए थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वहाँ कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ। कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हो गया, साइकिल छाप उनको मिला। तो कांग्रेस साइकिल छाप के ऊपर पंजा चिपका के चुनाव प्रचार किए और मात्र 4000 वोट उनको मिला, उनकी जमानत जब्त हुई और पहली बार उस सीट को हम 15,000 से जीते। BSP फाइट में था, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो पहली बार तबकरा सीट को हमने मतलब 15,000 से जीता। चलिए, अब इस समय की अगर हम बात करें, लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा में बहुत ही करारे की टक्कर थी दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको लगता है लोकसभा में भी विधानसभा का कोई कुछ एलिमेंट रहेगा या लोकसभा ज़्यादा आसान निकलेगा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव आसान निकलेगा, इसलिए आसान निकलेगा क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में
36 वादों का इन लोगों का जन घोषणा पत्र था, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे और पूरा पूरा इनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर भी मिला। एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए जबकि वो 70-71 सीट में बाई इलेक्शन वगैरह लड़के 70-71 सीट में कांग्रेस पहुंच गई थी और उतना बड़ा जनादेश के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए और 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, आप भी तो चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। महतारी वंदन योजना सिर्फ इसीलिए लाए थे कि महिला वोट आपके फेवर में हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जो कहती है उसको करती है और आज इसीलिए जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्ग की चिंता करते हैं। बात कर रहे हैं भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को समय पर पैसे नहीं देती है, तो फिर उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को बीजेपी की केंद्र सरकार अलग नज़र से देखती है। ये आरोप लगाए गए हैं। ये गलत आरोप है। वो नहीं चाहते थे कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई योजना चले और उसका श्रेय भाजपा को चला जाए। प्रधानमंत्री आवास में 60-40 का रेशियो रहता है। 60% राशि केंद्र का रहता है, 40% प्रदेश का। 3 बार हमारे जो पंचायत मंत्री थे पत्र लिखे, पैसा भेजे यहाँ 60%, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब आपको जीत का इतना भरोसा था तो फिर कई तरह के आरोप लगे, जैसे भूपेश बघेल पर खुद महादेव ऐप का बड़ा आरोप लगा। इस तरह के आरोपों के जरिए क्या बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश करती है या ये मुद्दे होते हैं जमीन पर? नहीं, मुद्दे होते हैं जमीन पर। भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा करती है उसको पूरा करती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी योजना लागू करते हैं उसके पीछे पड़ते हैं, जनता तक उसको पहुंचाते हैं और इसलिए विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है। आप छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि आज़ादी के बाद से आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया है? 55-60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है छत्र रूप से केंद्र में और प्रदेशों में भी, लेकिन जो ट्राइबल हैं उनको खाली बंधुआ मजदूर समझा गया और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो आज छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं उनका समुचित विकास हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने किया। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की चिंता कांग्रेस को होती तो ये काम कांग्रेस भी पहले कर सकती थी, लेकिन की नहीं, है कि उनको छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी। देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, वहाँ भी आदिवासी समाज की हमारी एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर विराजमान है। इतना सम्मान आज हमको स्वयं को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठाए हैं, तो जितना सम्मान वनवासी आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी में है उतना कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। आपने दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों के कार्यशैली में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, दोनों में बहुत समानता है। दोनों देश के लिए ही समर्पित हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी आज 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। आज प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनका परिवार उनके पद का कोई लाभ नहीं ले रहा है। उसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भी स्वयं वो तो ब्रह्मचारी थे, वो भी पूरा देश को अपना परिवार मानते थे और देश के लिए लोग सोचते थे, रात और दिन देश के लिए सोचते थे दोनों ही। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश की हालत सबसे ज़्यादा खराब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई है और देशवासियों के साथ जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं है, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कहना और वास्तविकता में ज़मीन और आसमान का फर्क है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश से जनता का विश्वास खो चुकी है और आज इसीलिए कई वर्षों से लोग केंद्र में सरकार में नहीं है। एक एक प्रदेश इनका चला जा रहा है
कुछ ही प्रदेशों में इनकी सरकार है। तो इसी बात का प्रमाण है कि आज जनता का विश्वास खो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिसके कभी मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, उस समय कांग्रेस के लोग हंसते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर। उस समय परिवार नियोजन में एक नारा था, हम दो हमारे दो। तो कांग्रेस के लोग अटल जी को देख के हंसते थे कि अटल जी हम दो हमारे दो। तो अटल जी बोलते थे कि आज तुम लोगों का समय है, हंस लो, लेकिन एक दिन हम लोगों का भी समय आएगा, अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, हम लोग की सरकार बनेगी। और आज जो हो गया, उनका सपना पूरा हो गया। सपना साकार हो गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ईवीएम है तो बीजेपी का सपना सत्ता में रहने का साकार हो रहा है। ईवीएम नहीं रहेगा तो बीजेपी का सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये आरोप भी सरासर निराधार है। जब ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तब तो ईवीएम पर कोई ये लोग ब्लेम नहीं लगाते हैं। जब हार जाते हैं, कोई कारण होता नहीं इनके पास, तो ईवीएम पर पूरा ठिकरा लोग फोड़ते हैं। तो ये भी तो कहा जाता है कि अब राम मंदिर है तो बीजेपी इस बार राम की लहर में अपनी चुनाव की राजनीति कर ले रही है, इसलिए राम मंदिर को आनन फानन में जल्दी पूरी तरह से तैयार बिना किए जनता के समक्ष रख दिया गया। देखिए, सिर्फ राम मंदिर का मामला ही नहीं है। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए हमारी सरकार काम करती है। आज इतना लोगों का प्रधानमंत्री आवास बना है, शौचालय का निर्माण हुआ है, गैस का सिलेंडर दिए हैं, जनधन खाता खुला है। जनधन खाता के माध्यम से आज सरकार का जो भी पैसा है वो सीधे सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। नहीं तो स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे का लीकेज हो जाता था। लेकिन आज जनधन खाता खोले हैं 45 करोड़ से ज़्यादा, तो जो भी योजनाओं का जो पैसा है सीधे 100% जनता तक पहुंच रहा है। 100 दिन हो रहे हैं आपकी सरकार को, सुशासन विभाग बनाया है, ये देश में पहली बार बना है, क्या खासियत है और बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, पिछले 5 साल में जब कांग्रेस का यहाँ पर गवर्नमेंट था तो एक तरह से जनता का विश्वास उठ गया था सरकार से। तो सरकार आने के बाद पहले तो हम लोगों ने वो काम किया कि सरकार पर जनता का विश्वास बने, और 3 महीने के ही अंदर इतने काम किए कि आज लोग तारीफ करते हैं कि 3 महीने में आपने इतना कर दिया। मुझे एक बात बताइए, आपके राज्य में नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, किस तरह से आप अपनी सरकार की सफलता बताएंगे या कांग्रेस की विफलता बताएंगे जो इतने वर्षों में इसको इतने वर्ष लग गए खत्म करने के लिए? कांग्रेस कभी भी नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पिछले 5 साल में तो नक्सली ये बोलते थे कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार को बोलते थे। लेकिन अभी जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है भारतीय जनता पार्टी की, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप मतलब स्थापित कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये सुरक्षा कैंप सुविधा कैंप है, और इस कैंप के माध्यम से जो ऐसे संवेदनशील इलाके में लोगों तक आज 14,000 घरों में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, वहाँ राशन नहीं पहुंचता है, वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इस सुरक्षा कैंप, जिसको हम सुविधा कैंप बोलते हैं, इसके माध्यम से हम लोग वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी आपकी सरकार रही है, तो क्या उन 5 साल में काम नहीं हुआ? आप हर बात का ठिकरा कांग्रेस की सरकार पर फोड़ देते हैं। उस समय भी हुआ। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, और उस समय भी बहुत काम हुआ। छत्तीसगढ़ अगर विकसित हुआ तो 15 साल में हुआ। उस समय यहाँ पर विशेषकर गांव के लोग, ST SC के लोग, उनके बच्चे भूखे सोते थे, लोग मरते थे भूख से, खाने को कुछ रहता नहीं था। लेकिन हमारी जब सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ पर सस्ता अनाज देने का काम शुरू किए। पहले 3 रुपया किलो में दिए, फिर उसको कम करके 2 रुपया किलो में दिए, फिर 1 रुपया किलो में दिए। तो आज लाखों परिवार को आज 1 रुपया किलो में चावल मिल रहा है। तब से आज भूख नाम की चीज़ नहीं है। बड़ा एक दावा किया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, NDA इस बार लगता है 400 का मार्क पार कर पाएगी, क्योंकि कुछ सीटें तो अभी आपके राज्य में भी बच गई हैं।
बिल्कुल, हमको तो लगता है इस बार 400 पार होगा ही, काहे कि छत्तीसगढ़ में भी हम लगातार चुनावी दौरा में हैं। कम से कम 35 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। जिस तरह से जनता में उत्साह दिख रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस छोड़ छोड़ के उनके लोग भाजपा में आ रहे हैं, ये सबसे लगता है। और जो हम लोगों ने काम किया है गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए, ये सब को देखते हुए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस को डरा के ला रहे हैं क्या बीजेपी में? ईडी, सीबीआई ये सब का इस्तेमाल करके ये आरोप लगता है आपको? नहीं, कोई डरा के नहीं, वो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। हाँ, स्वेच्छा से आ रहे हैं। स्वेच्छा से आ रहे हैं। इस बार की राजनीति में आप, क्योंकि कई वर्षों से हैं राजनीति में, प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकात भी हुई होगी, कोई बात आपको जो हमेशा याद रहे उनके बारे में, या कुछ नया जो जानकारी मिली हो? 21 फरवरी हमारा जन्मदिन होता है, तो उसी दिन उनका यहाँ दौरा हो गया छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहले सत साई ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है यहाँ बच्चों का, जहाँ हार्ट का इलाज होता है, उसका इनॉग्रेशन करना था उनको। कार्यक्रम में जब हम उनको स्वागत करने गए तो उन्होंने हमको जन्मदिन की बधाई दी। तो हम इतना खुश हुए, इतनी हमको खुशी हुई कि प्रधानमंत्री को मालूम है कि हमारा आज जन्मदिन है और वो हमको बधाई दे रहे हैं। कि इस बार जनता भी याद रखेगी कि आपने जनता के लिए क्या काम किया है, क्योंकि चुनाव के मैदान में इस बार तो वोटर ही तय करेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।